प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9वीं की विज्ञान जो क्लास 9th की साइंस है उसके हम वस्तुनिष्ठ पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको 1 चैप्टर से 5 चैप्टर तक के MCQ मैंने आपको समझा दिए थे जिसमें सारी चीज़ें थी। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आज बात करेंगे 6 पार्ट से 5 तक हो गई थी, 5 से हम चलने वाले हैं आज कितने तक, 10 पार्ट तक। मतलब 4 पार्ट की हम इसमें OTR बताएंगे और फिर चलेंगे हम 10 से लेके 15 तक और 5 पार्ट की अगली वीडियो। मतलब ये आपको पार्ट 2 है, इसके बाद एक पार्ट और मिलेगा आपको। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते जाइए क्योंकि पेपर है आपका सोमवार को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आप तो लिखा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऊतक है जो पेड़ों के वृद्धि के लिए ना, लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की लंबाई की वृद्धि के लिए कौन सा उपयोगी होता है। तो आपका होता है कौन सा, बा होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, नाम ही खतरनाक होते हैं इनके। तो अगला है सेकंड कि जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम उपरोक्त सभी, मतलब जैसे हम ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं, कंकाली पेशी भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे रेखिक पेशी भी कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है हमारा कि कार्डियक पेशी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है कार्डियक पेशी। तो कार्डियक पेशी हृदय में पाई जाती है और हृदय के जो डॉक्टर होते हैं ना उनको कहते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी कहते हैं उनको क्योंकि वो हृदय विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट आता है 4th नंबर का क्वेश्चन कि तंत्रिका ऊतक का कार्यात्मक इकाई होती है। तो तंत्र की न्यू होती है ना कार्यात्मक इकाई, वो न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न है 5वां कि कार्डियक पेशी होती है। तो कार्डियक पेशी कैसी होती है तो हमें बताना है। तो कार्डियक पेशी होती है हमारी क्या, एक केंद्रीय। क्या होती है, एक केंद्रीय हमारी कार्डियक पेशी होती है। उसके बाद आता है छठा वाला प्रश्न, तो हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ पर देखो छठा प्रश्न है हमारा क्या कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान होता है। ठीक है, जो क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम ऊतक कहते हैं। 7 क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक पौधों के तनों की मोटाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना। तो ये कौन सा वाला हो गया, सा वाला हो गया। कहाँ है ये पार्श्व विभोज्योतक। तो आपको याद रखना है पौधों की तनों की मोटाई के लिए अलग होता है कौन सा, पार्श्व विभोज्योतक, और अंतर कौन सा होता है जब लंबाई बढ़ती है उसकी। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर का कि तने की अनुप्रस्थ काट लेने के पश्चात काट को कांच की स्लाइड में रखते हैं। अगर हमने उसका अनुप्रस्थ काट लिया उसको हम कांच में रखेंगे तो क्या दिखेगा, वो दिखेगा ग्लिसरीन के ऊपर। किसके ऊपर रखेंगे हम, ग्लिसरीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कि जलीय पौधे जल में क्यों तैरते हैं। तो जलीय पौधे जल में क्यों तैरते हैं इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एरेनकाइमा के कारण। किसके कारण, एरेनकाइमा के कारण जल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान क्या है हमारा कि पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण पाया जाता है। पेड़ों में जो लचीलापन होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि आप पेड़ पे चढ़ गए और डाल नीचे तक आ गई फिर भी नहीं टूटी, वो किसके कारण होता है। तो वो होता है आपका क्या होता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा होता है, क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है वो। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों की श्वसनी में खालिस्तान पेशी पाई जाती है। तो अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। कैसी, अनैच्छिक अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है तीसरा कि अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, चिकनी, क्या कहते हैं, चिकनी पेशी भी कहते हैं इसको। अगला है 4th नंबर का कि एक्सॉन खालिस्तान ऊतक का भाग होता है। किसका भाग होता है, तंत्रिका का। किसका होता है, सॉरी ऐसा लिखा जाएगा, ये तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका तंत्र इसको कहते हैं हम। उसके बाद अगला आता है 5वां प्रश्न हमारा कि आहार नली में खालिस्तान पेशियां पाई जाती हैं। तो कौन सी पाई जाती हैं आहार नाल में, अनैच्छिक पेशियां। कौन सी पाई जाती हैं, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा, 6 नंबर का कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका है, ध्यान रखना, नहीं तो आप क्या पता क्या लिख के आ जाओ। 7वां नंबर का प्रश्न है कि हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी होता है। तो कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है हमारे शरीर के अंदर, तो पेशीय गति के लिए, पेशीय गति मतलब गति करना है तो पेशीय होना जरूरी है। उसके बाद हमारे आते हैं कॉलम, मतलब कि सही जोड़ियां बनाइए, सही जोड़ियां मिलाइए आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, पहला फ्लोएम। तो फ्लोएम किससे मिलता है हमारा, तो फ्लोएम में होता है भोज्य पदार्थों का संवहन। तो फ्लोएम कहाँ लिखा, ये रहा, भोज्य पदार्थों का संवहन, एंड है सबसे ये रहा। ठीक है, तो पहला हो गया। उसके बाद आता है अगला कि बहा परतों। क्या होता है कि बहा परतों, बहा परत कौन सी होती है,
है ना, तो एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस कहाँ पर है, ये रहा एपिडर्मिस, ये रहा एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या कि जड़, जड़ क्या होती है, तो जड़ होती है आपकी मूल रोम, क्या होती है, मूल रोम होती है, जड़ होती है मूल रोम, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा क्या कि पर्णहरित, पर्णहरिम, हरिम, पर्णहरिम कहाँ पर होता है, पत्ती में, या पर्णहरिम क्यों या पर्णहरित क्यों, तो ये पत्ती में होता है, तो ये रही पत्ती, ठीक है, ये रही पत्ती। अगला प्रश्न आता है उसके बाद यहाँ पर क्या कि नारियल का रेशा, नारियल का जो रेशा होता है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो स्क्लेरन काइमा पाया जाता है, तो ये रहा स्क्लेरन काइमा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि सरल स्थायी ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक है, सरल स्थायी तो पैरेन काइमा में कहाँ पाया जाता है, पैरेन काइमा में पाया जाता है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर हमारा कि जटिल ऊतक, वो संदेशों का वाहक, संदेशों का वाहक कौन सा होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, संदेशों का वाहक तंत्रिका ऊतक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला हमारा यहाँ पर क्या कि रक्त, रक्त क्या होता है हमारा, रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक, कौन सा, तरल, ये सबसे लास्ट में हो गया हमारा, अब ये देखो वाइट हो गया तो इसको हम ये ले रहे हैं, तो यहाँ से कौन सा रक्त ये जाएगा हमारा ये वाले में, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। उसके बाद अगला आता है हमारा क्या यहाँ पर कि उपस्थि, है ना, क्या आता है हमारा उपास्थि, उपास्थि होती है संयोजी ऊतक, तो सबसे एंड का सबसे लास्ट में, तो ये हमारी क्या हो गई, जोड़ियां बन गई, आपने इसको देख लिया होगा। चलिए यहाँ पर हम आते हैं अब क्या सत्य असत्य के बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, अब यहाँ पर सत्य असत्य आता है, तो चलिए हम यहाँ पर सत्य असत्य के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है सत्य असत्य के बारे में कि पहला प्रश्न है हमारा क्या है कि हृदय पेशी आशाखित होती है, मतलब उसमें कोई रेखाएं नहीं होती, तो ये गलत है ना, तो ये क्या हो गया असत्य, रेखाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि आस्थि और उपास्थि एक प्रकार के ऊतक हैं, तो हाँ है, दोनों प्रकार के ऊतक हैं। तीसरा प्रश्न है कि पलकों को झपकना ऐच्छिक पेशी के कारण होता है, नहीं, ऐच्छिक पेशी के कारण नहीं होता है, ऐच्छिक पेशी मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, ठीक है। चौथा नंबर का है पाचन की क्रियाएं अनैच्छिक पेशी के कारण होती हैं, सही, अनैच्छिक होती हैं, अपने आप चलती रहती हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है। पांचवा आता है कि रक्त के द्वारा भोजन एक अंग से दूसरे अंग तक चला जाता है, तो नहीं जाता है, ठीक है, पांचवा असत्य हो गया। फिर आता है छठा कि स्क्लेरन काइमा मृत कोशिकाओं का बना होता है, तो हाँ मृत कोशिकाओं का बना होता है स्क्लेरन काइमा। सातवां होता है हमारा क्या कि मरुस्थलीय पौधे में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, यस राइट, ये बात सही है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था पिछली बार वीडियो में कि ये एक वाक्य के उत्तर है, ये थोड़े से बड़े हो सकते हैं, इस वजह से मैं इनकी अलग से एक आपको रिटर्न वीडियो बनाऊंगा, क्या लिखने वाली वीडियो यहाँ पर मैं आपको बनाऊंगा। चलिए हम यहाँ पर अब अगला यहाँ पर आते हैं अगले चैप्टर पर। तो अगला चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा, यहाँ पर है 8 चैप्टर, ठीक है। अब आपने कहा होगा सर 7 चैप्टर तो आया ही नहीं है, तो 7 चैप्टर नहीं आया है तो मैं आपको 7 वाला भी करवा दूंगा, ठीक है। पहले 8 कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर, ये गति, ठीक है। तो गति में क्या है यहाँ पर कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्या, बताइए, गतिशील अवस्था। क्या कहते हैं हम उसे, गतिशील अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशील अवस्था हम कहते हैं उसको, ठीक है। तो हम इस पे क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। अगला प्रश्न है कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर चाल। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, तो हम उसको क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा प्रश्न कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा नंबर का है हमारा कि पृथ्वी पर समय के मापन का आधार है, समय के मापन का आधार है, क्या है समय के मापन का आधार, तो ये हमारा पृथ्वी की गति। फिर आता है पांचवा प्रश्न आता है हमारा क्या कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आपको उसको पता ही होगा, क्या कहते हैं उसको, हम त्वरण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, कौन सा प्रश्न आता है अगला हमारा, यहाँ पर कौन सा, पांचवा हो गया ना हमारा, त्वरण हो गया। अगला 6 नंबर का है कि कोई पिंड अपनी गति प्रारंभ करने के बाद पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर और चौथे सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय करता है, इसकी गति कैसी होगी बताओ। आपने देखा पहले 2 4 6 8 लगातार चला गया, तो इतना गैप जो करा, डिस्टेंस बनाई वो एक सी है, तो इसमें कौन सी गति हो जाएगी, ये हो जाएगी एक समान त्वरित गति। अगर एक समान नहीं होती, हाँ वो पहले 2 चलता, फिर 3 चलता, फिर 5 चलता, फिर 10, अलग अलग हो जाती तो असमान हो जाती है ना, तो समान हो गई। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है, तो किसी भी व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है सब चीजों से, बिंदु से, है ना, सदिश से और निर्देशांक से। अगला प्रश्न है हमारा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद है
आपका 8वां, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसी वेग में परिवर्तन किया जा सकता है कब? दोनों को बदलकर। दोनों को किसको? केवल ये दोनों नहीं बदलने, मतलब हमें चाल भी बदलने और इसकी दिशा, दोनों को जब हम बदलेंगे ना तब हम किसी वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 9वां नंबर का, कि सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है आपकी? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है सभी, विस्थापन भी है, वेग भी है, त्वरण भी है। ठीक है, सदिश मतलब जिसकी दिशा होती है उसको हम सदिश कहते हैं, जिसकी दिशा नहीं होती वो अदिश कहलाती है। तो अदिश कौन सी राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है इसमें? तो इसमें आपकी हो जाएगी अदिश अकेली है, क्योंकि ये विस्थापन क्यों त्वरण से बनता है, सॉरी वेग से बनता है, और वेग और विस्थापन ये सब एक सी होते हैं, त्वरण भी एक होता है। तो इनकी सबकी दिशाएं होती हैं, क्योंकि ये विस्थापन होता है या वेग वो एक ही दिशा में गति करता है अपने पथ पर। ठीक है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। 11वां प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा क्या, कि पहला क्या लिखा हुआ है कि दिशा सहित व्यक्त की गई न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन हम कहते हैं। अगला आता है यहाँ पर हमारा 12वां, कि एक साइकिल सवार 1 घंटे में 14.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत चाल होगी। कितनी हो जाएगी इसकी औसत चाल? तो इसकी औसत चाल हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, इसके आपको सवाल दिए होंगे तो आप इनको करके देख लेना, नहीं तो फिर मैं एक दिन करवाऊंगा। अगला है आपका 13, के गाड़ियों में लगे हुए गति मापी प्रदर्शित करते हैं। तो कौन करता है इसको प्रदर्शित आपके? तो ये आपका 12 नंबर का है, तात्कालिक चाल कहते हैं जिसको हम। उसके बाद आता है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर में क्या है कि दिशा सहित व्यक्त की गई किसी वस्तु के चलने की दर को हम कहते हैं संवेग। संवेग की परिभाषा आती है, आप अच्छे से इसको याद कर ले ना, कि दिशा सहित व्यक्त की गई किसी वस्तु के चलने की दर। फिर आता है 15वां हमारा प्रश्न, तो दिख नहीं रहा है ऑब्जेक्टिव, देखते हैं हम इसके ऑप्शनों के साथ। 15 क्वेश्चन है कि एक वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, 7 मिनट में वास्तविक रूप से 6.3 किलोमीटर दूरी तय करके बी तक पहुंचती है। ए से बी तक की न्यूनतम दूरी 4.9 किलोमीटर है। वस्तु का औसत वेग क्या होगा? ठीक है, वस्तु का औसत वेग क्या होगा? तो ये आपका क्या होगा? ये वाला होगा 0.9 किलोमीटर मिनट ए से बी की ओर हो जाएगा। और ठीक है, समझ में आ गया। अगला आता है हमारा क्या, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति छोटी कमी है, 5 क्वेश्चन अकेले दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। ये सब परिभाषाएं आपको याद होना चाहिए, है ना, और अच्छे से याद कर लेना, इनके परिमाप, इनके वो एसआई मात्रक याद कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन है कि एक निश्चित दिशा में को खाली स्थान को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? चाल कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, है ना, एक निश्चित दिशा में चलना चाहिए बस वो। तो गति की मापन इकाई, गति की जो मापन इकाई होती है उसे हम कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड। क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। फिर आता है कि उस वेग में परिवर्तन की दर को हम फिर वापस से क्या आ गया? त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा क्या, सही पर सही जोड़ी। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी देख के कैसा लग रहा है बताओ? ये जो जोड़ी लिखी हुई है ना, आपको इनको मिलाना ही नहीं है, ये सब सही लिखी हुई है, मतलब सामने की सामने सही लिखी हुई है। ये मतलब औसत वेग क्या होता है हमारा? विस्थापन होता है। कई बार ऐसी आ जाती है ओटी भी, मतलब जोड़ी भी के सही लिखा रहता है सामने और हम कहते हैं नहीं सही नहीं होगा वो। औसत चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन या लिया गया समय। ओडोमीटर क्या मापता है? तय की गई दूरी का मापन करता है। और एक समान त्वरण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? आमने सामने आंसर ही दिए हुए हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर सत्य और असत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि वेग का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है। तो ये गलत हो गया, नहीं होता कभी भी धनात्मक, है ना। और दूसरा आता है कि विस्थापन का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है। तो ये भी नहीं होता। वेग और विस्थापन दोनों एक ही चीज है। जब वेग का नहीं हो रहा तो विस्थापन का कैसे होगा? क्योंकि वेग की जो परिभाषा बनती है वो किससे बनती है? विस्थापन की जो परिभाषा बनती है वो वेग से बनती है। ठीक है, तो जब वेग का जब गणितीय मान धनात्मक नहीं है तो इसका कैसे हो सकता है? तीसरा प्रश्न आता है हमारा कि वेग में परिवर्तन की दर को औसत वेग कहते हैं। तो गलत हो जाएगा। चौथा है हमारा कि चाल का एक मात्रक सेंटीमीटर सेकंड है। तो हाँ, ये वाला आपका राइट है। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये आपको मिलता नहीं आसानी से कहीं देखने पे। उसके बाद ये आपको मैं बताऊंगा बाद में, ये सारे क्वेश्चनों को एक वीडियो में अलग से बना के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला चैप्टर क्या है हमारा। तो अगला चैप्टर हमारा आता है 9वां नंबर का। क्या नंबर है? 9वां नंबर, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम में पहला प्रश्न है हमारा क्या? सही विकल्प का। पहला प्रश्न है कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? तो इस विरोध को हम कहते हैं क्या? जड़त्व। क्या कहते हैं हम इसको? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का नियम आता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आता है हमारा कि मात्रक का बल का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक किसको कहते हैं? तो न्यूटन को बल का मात्रक कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा।
अगला प्रश्न आता है हमारा कौन सा, तीसरा प्रश्न, कि घर्षण बल केवल तब सक्रिय होता है, कब सक्रिय होता है, थोड़ा सा हम इनके पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो ये आपका डायरेक्ट उत्तर बता दूंगा मैं आपको, ये वाला है कि जब किसी सतह पर या माध्यम में रखी हुई वस्तु को चलाने का प्रयास किया जाता है तो घर्षण केवल तब सक्रिय हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा हो गया। तीसरे के बाद अब आप यहाँ पर आते हैं हम चौथा नंबर, कि एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा। तो जब दोनों चीजें हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, mv हो जाएगा, है ना, mv हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है उसके बाद पांचवा प्रश्न हमारा, देखो क्या लिखा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं, तो इस गुण को हम कहते हैं जड़त्व। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा 6 नंबर का, कि कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना बाह्य प्रयास के वह अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं तो हम इसको कहते हैं क्या, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भी हम जड़त्व ही कहते हैं। फिर आता है हमारा 7वां प्रश्न, क्या है कि किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, गति, आकार या आकृति में परिवर्तन के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं, हम बताओ क्या कहते हैं। तो हमारा ये प्रश्न हो जाएगा बल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्या, 8वां प्रश्न आता है हमारा। तो 8वें प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, कि 8वें प्रश्न में लिखा है कि किसी सतह या फर्श पर समान आकार परंतु अलग अलग द्रव्यमान की 3 वस्तुएं रखी हुई हैं, इनमें से प्रत्येक को खिसकाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। किसका प्रयास करना पड़ेगा हमें, तो हमारा 8वें का हो जाएगा सबसे हल्की वस्तु के लिए सबसे कम, है ना, यही होगा ना। अगर सबसे हल्की वस्तु है तो हम उसको जल्दी से सरका सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 9वां नंबर का प्रश्न है हमारा क्या, कि किसी फर्श मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप रुक जाती है क्योंकि उस पर जड़त्व का नियम लागू नहीं होता, है ना। तो उस पर क्या हो जाएगा हमारा 9 नंबर का हमारा हो जाएगा कि कोई अदृश्य बल रोकने का प्रयास करता है। आता है 10वां प्रश्न, कि तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये जड़त्व का तो है, पर जड़त्व में भी कौन सा है, स्थैतिक जड़त्व के कारण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे क्या, खाली स्थान। तो खाली स्थान में देखो क्या लिखा है, पहला लिखा हुआ है आपका कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खाली स्थान दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कौन सी दिशा में करते हैं, विपरीत दिशा में। किस दिशा में करते हैं, विपरीत। तो आप लिख लेना विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो किसके, बल के होती है, किसकी होती है, बल के होते हैं। अगला आता है तीसरा, के महाबल की अनुपस्थिति में किसी गतिशील वस्तु का संवेग कैसा होता है, नियत होता है। नियत मतलब फिक्स होता है, नियत होता है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने का गुण खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप है। क्या माप है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कि सही जोड़ियां मिलाइए। क्या है, सही जोड़ियां मिलाइए। तो सही जोड़ियां यहाँ क्या है, सही नहीं है इस बार, क्योंकि पिछली बार तो थी, इस बार सही नहीं है। तो क्या है, सही है। तो प्रथम गति का प्रथम नियम क्या था, तो किसने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था। ये पहला हो गया यहाँ पर। दूसरा है हमारा क्या, कि गति का द्वितीय नियम। क्या होता है गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma, ये कहलाता है। तो ये 2 हो गया। फिर आता है टेलीस्कोप की किसने खोज की थी, साम नहीं है, गैलीलियो साहब। तो ये गैलीलियो ने की थी। अगला है कि संवेग का क्या होता है, सेम का सेम है। संवेग P बराबर m की होता है, mv होता है। तो चौथा हो गया। फिर है गति का तृतीय नियम, क्रिया और बराबर प्रतिक्रिया। अगर तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया कहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 5वां प्रश्न हो गया जोड़ी का। अगला आता है हमारा यहाँ पर क्या, सत्य। तो पहला क्या है हमारा, पहला है गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को व्यक्त करता है, नहीं करता है। ठीक है, फिर है कि गति के 3 नियम गैलीलियो ने प्रस्तुत किए, नहीं किए। गति का द्वितीय नियम व्यक्त करता है F बराबर m भी, तो ये तो द्वितीय नियम नहीं करता है। F बराबर m, ये F बराबर होता ही नहीं है, F बराबर m भी नहीं होता है, F बराबर m होता है द्वितीय नियम। ध्यान रखने वाली बात है। तो ये भी गलत हो गया। तीनों हमारे क्या हो गए, आंसर गलत हो गए। ठीक है, क्या होगा, हमारे 3 आंसर गलत हो गए। अब आते हैं हम यहाँ पर कौन से, अगले पार्ट पर। तो अगला पार्ट कौन सा है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। क्या लिखा हुआ है, पहला कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। क्या द्रव्यमान होगा इसका, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला आपका उत्तर, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में है आपके। तो क्या हो जाएगा ये आपका
ये हो जाएगा आपका आ, कितना हो जाएगा 12 केजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 केजी हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 एन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा, कितना भार हो जाएगा इसका, तो इसका भार हो जाएगा हमारा कितना 5 एन हो जाएगा, आपको याद रखना निकालना पड़ेगा। फिर आता है तीसरा प्रश्न कि गुरुत्वीय बल का मान निम्न में से कहाँ अधिक होता है, ठीक है, तो इसका मान कहाँ अधिक होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कहाँ पर अधिक हो जाता है इसका मान, तो कौन सा तीसरा क्वेश्चन है ना, इसका मान अधिक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शायद पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर, हाँ ये सही है, पृथ्वी सतह की ध्रुवों पर हो जाएगा। फिर आता है आपका चौथा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल पहला और दूसरा कौन से में हो जाएगा, क्षीण बल होता है, कौन सा होता है, क्षीण बल होता है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा पांचवा में लिखा है आपका कि निम्न गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो न्यूटन ने किया था, किसने किया था, न्यूटन साहब ने किया था, ये आपको बात ध्यान रखना पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारा कौन सा छठा प्रश्न आएगा, कौन सा आएगा, छठा प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो छठे का हमारा कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो हमें पृथ्वी के से बांधे रखे होने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराने वाला बल, समुद्र में ज्वार तथा भाटा आने के का कारण भी बल यही वाला है। अगला प्रश्न आता है हमारा सातवां कि दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, c हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा r⁻²। आठवां प्रश्न है कि समान द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि एक पिंड का आधा द्रव्यमान दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो कैसा होगा, उसके जो बीच में बल लग रहा है तो कैसा बल होगा उसका, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला डी, 3F है ना, 3F/4 हो जाएगा। फिर अगला आता है नवा प्रश्न है कि प्रकृति के निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे कौन सा है, दुर्लभ है, तो दुर्लभ हमें बताना है, तो दुर्लभ कौन सा है इसमें आपका, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्लभ है। फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा प्रश्न, यहाँ पर 10वां प्रश्न आता है, तो 10वें प्रश्न में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर है, ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति पर, तो कौन सा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल ही हो जाएगा, है ना, हाँ गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। 11वां प्रश्न आता है कि किसी उपग्रह पर भारहीनता का कारण, किसी उपग्रह पर भारहीनता का कारण क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा बी, शून्य गुरुत्व के कारण होता है, शून्य गुरुत्व के कारण होता है। 12वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर किया कि 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर कितना होगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g = 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1n, कितना हो जाएगा 1n आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 13 कि पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान आपका 13 है, तो 13वें का आपका हो जाएगा क्या 100 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा 14वां, तो 14वें प्रश्न में क्या लिखा है कि किसी पिंड को पहले 100 मीटर एवं फिर 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, पहले उसको 100 से गिराया जाता है फिर उसको 200 से गिराया जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा सी हो जाता है कि दोनों स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल समान लगेगा। अगर कोई वस्तु भारी है 100 है, चाहे 200 से गिरा चाहे 100 से गिरा, वो तो फर्क तो ये पड़ना ही नहीं है। अगला प्रश्न आता है हमारा 15वां प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, तो 15वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमें ये सब कथन को पढ़ना है। क्या लिखा है, किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो हमने तो पढ़ लिया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे चारों में से एक देखना पड़ेगा कौन सा सही है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, यहाँ पर 16वां प्रश्न आ जाता है। तो 16वां प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है कि मंगल ग्रह की तुलना में पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगभग 2.5 गुना है, तब पृथ्वी पर 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति भार मंगल ग्रह पर कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये मंगल ग्रह पर कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला हो जाएगा कि ये हो जाएगा, ये लिख रहा है देखो क्या है डी वाला, ये पृथ्वी द्वारा पिंड द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एवं पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम समान होता है। क्या होता है, समान होता है। अगला आता है हमारा कि 18वां आता है हमारा कि प्रणोद का प्रभाव कहलाता है। तो प्रणोद का प्रभाव कहलाता है दाब। क्या कहलाता है, दाब। अगला प्रश्न आता है हमारा कि जब वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही होती है, तो नीचे गिर रही होती है अगर वो, तो क्या होता है उसमें, तो उसमें फर्क आ जाता है आपका ये वाला। तो वस्तु का वेग बढ़ता है लेकिन उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान नियत रहता है। ठीक है, उसका मान में कोई चेंजेस नहीं आते। फिर आता है आपका 20वां प्रश्न यहाँ पर कि जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिर रही हो तो वस्तु का वेग एवं त्वरण दोनों बढ़ते हैं। क्या हो जाता है, तो इसका हमारा
20 का हो जाता है हमारा बी। वस्तु का वेग बढ़ता है परंतु त्वरण नियत रहता है, ये हमारा हो जाता है। फिर आता है 21वां प्रश्न हमारा, क्या लिखा है कि 19.6 मीटर ऊंची इमारत से किस पत्थर को छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका वेग कितना होगा। तो कितना होगा उसका वेग, होगा आपका ये वाला 19.6 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो जाएगा। ओके, फिर आता है हमारा 22वां प्रश्न, क्या कहता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का भार 100 न्यूटन है, उसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर होगा। तो कितना हो जाएगा विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर हो जाएगा आपका 100 न्यूटन से कम हो जाएगा। 23वां प्रश्न आता है हमारा क्या कि मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका पहले कथन सत्य हो जाएगा। मैंने तो ये पढ़ ली है, आपको जरूर उनको पहले पढ़ना पड़ेगा। वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है एवं स्थितिज ऊर्जा कम होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रश्न आता है हमारा क्या कि मुक्त पतन की स्थिति में त्वरण का मान होता है, तो क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर आता है 25वां हमारा प्रश्न, क्या लिखा है कि किसी पिंड का भार अधिकतम होगा, तो कब होगा उसका अधिकतम भार, तो उसका अधिकतम भार होगा जब पृथ्वी के ध्रुवों पर उसका अधिकतम भार होगा। उसके बाद आता है 26वां प्रश्न हमारा, यहाँ पर क्या लिखा है कि 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई आकार के लोहे के डाइस को उसके फलक मतलब की सतह बदल कर 3 बार किसी शीट पर रखा जाता है, तब कौन सी सतह शीट पर अधिक दाब आरोपित करेगी। तो ये इसके बारे में बताना है, तो इसके बारे में हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, है ना, 10 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा कौन सा 27वां प्रश्न। प्रश्न में क्या है कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बैट बॉक्स को पहले 4 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर आकार की शीट पर रखा जाता है और फिर उसे 8 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर आकार की शीट पर रखा जाता है। किस शीट पर वेट बॉक्स द्वारा अधिक दाब आरोपित किया जाएगा, तो किसके किया जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। दोनों शीटों पर समान दाब आरोपित होगा, कितना होगा समान दाब आरोपित हो जाएगा। फिर आता है कि 100 ग्राम एवं 500 ग्राम द्रव्यमान के 2 पत्थर किसी ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाते हैं, कौन सा पत्थर पहले पृथ्वी पर गिरेगा, तो कौन सा पृथ्वी पर गिरेगा। ये क्वेश्चन बहुत टाइप का आता है, तो आपको ध्यान रखना दोनों पत्थर एक साथ पृथ्वी पर आएंगे क्योंकि उनका क्या है वजन तो है ही उतना ही है ना, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि हमारी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं, तो सही जोड़ी में हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या भरा जाएगा। तो पहला है हमारा क्या कि किसी वस्तु का खालिस्तान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो किसका होता है, तो भार क्या हो जाता है साहब, भार हो जाता है, तो ये भार लिख लो यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि किसी सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर खालिस्तान बल का अनुभव करती हैं, तो कौन सा बल कहलाता है, वो उत्प्लावन। जब हम तैरते हैं तब भी ये वाला बल काम करता है, ठीक है, तो उत्प्लावन है ना, उत्प्लावन बल, ये आपका जब भी अपन तैरते हैं तभी ये काम करता है। तीसरा प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है, ठीक है, क्या होता है, घट जाता है, और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा मान होता है, ध्यान रखना है। चौथा आता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम क्या कहते हैं, तो प्रणोद को हम दाब कहते हैं, क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, प्रेशर। पांचवा प्रश्न है कि 1 किलोग्राम भार खालिस्तान न्यूटन, तो कितने न्यूटन, तो 10 न्यूटन हो जाता है, कितने न्यूटन हो जाता है, 10 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा, तो आपका होगा यहाँ पर ग्राम, तो mg हो जाएगा, कितना हो जाएगा, mg होगा। 7वां आता है प्रश्न हमारा क्या कि सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का मान खालिस्तान है, कितना होता है, तो ध्यान रखना है आपको 1.67 यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या एस्टिक 10 की घात -11, इसको हम एस्टिक कहते हैं, ये हमने बनाया था इंसान। अगला प्रश्न आता है हमारा कौन सा 8वें नंबर का प्रश्न आता है, तो और ये 7वें में ये लिखा भी है ना, उसके बाद ये भी लिखना है हमें, क्या हो जाएगा सर्वोत्कृष्ट नियतांक का मान, वो लिखने के बाद फिर हमें ये भी लिखना है m⁻² या /kg की पावर 2, ये भी हो जाएगा। फिर आता है 8वां कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है, कैसी होती है, तो घटती होती है, कैसी होती है, घटती। 9वां प्रश्न है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम हो तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो उसका यहाँ पर आपका द्रव्यमान हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 kg का द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा 10वां प्रश्न, तो 10वां प्रश्न क्या लिखा है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम भार हो तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा होगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि 1/6 गुणा 60 काट दिया इसको, 6 कम 6 मतलब 10, ऐसा भी आ जाएगा। अगला है हमारा क्या 11वां कि किसी वस्तु के भार की दिशा सदैव की ओर होती है, तो कहाँ की ओर होती है, तो नीचे की ओर होती है, कहाँ की ओर, नीचे की ओर हो जाती है।
अगला प्रश्न आता है 12वां, जब किसी ठोस को द्रव में डुबोया जाता है तो ठोस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान कितना होता है? तो कौन सा वाला है जी? हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्या होता है? हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 13वां प्रश्न कि दूध की शुद्धता की जांच करने वाला उपकरण दुग्ध मापी, इसे हम ये खालिस्तान सिद्धांत पर काम करता है। तो किसके? दो सिद्धांत पर काम करता है, या तो ये आर्किमिडीज है ना, आर्किमिडीज लिखा है इसमें, अपन आर्किमिडीज लिख दे रहे हैं, या फिर आर्किमिडीज भी हो सकता है। दूसरा इसको हम कहते हैं उत्प्लावन। क्या कहते हैं? उत्प्लावन। ठीक है, दोनों में से एक किसी को लिख सकते हो आप। अगला आता है हमारा 14 नंबर का, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है भाई साहब? तो इसका मान होता है पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड की घात 2। पास्कल मात्रक है। पास्कल का मात्रक कौन है? दाब है, ध्यान से रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है आपका 16वां नंबर, कौन सा है? हाँ 16वां के दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या होता है भैया? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, अभी अपन भरा था दाब। फिर है कि दाब एक राशि है। तो दाब कैसी राशि है? तो आदेश राशि है, क्योंकि दाब में क्या होती है? दिशा नहीं होती। अगला है कि एम द्रव्यमान की वस्तु का भार खाली स्थान होगा, कितना होगा? mg हो जाएगा, mg। ठीक है। फिर 19वां प्रश्न आता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार गुणा पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 19.1 प्रति 6 मल्टीप्लाई, मतलब ये ऐसा लिखा हो जाएगा, है ना, 90.1 डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाई पृथ्वी पर उस वस्तु का भार। ठीक है। अगला आता है यहाँ पर अब जोड़ियाँ। देखिए जोड़ियाँ कितनी सारी हैं। तो पहले हम ऊपर वाली जोड़ियों को मिला लेते हैं, फिर नीचे वाली जोड़ियों को मिला लेंगे। ठीक है। तो पहली वाला जो है हमारा क्या कि वस्तु का भार कितना होता है भैया? वस्तु का भार हमारा mg होता है। तो ये हमारा वस्तु का भार है। कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये पहला हमारा हो जाएगा वस्तु का भार। दूसरा वस्तु पर क्रियाशीलता गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8, ये हो जाएगा 9.8। दूसरा हो गया गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हो जाता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। कहीं लिखा हुआ है? लिखा है 0 लिखा है, ये रहा 0। तीसरा हो गया उत्प्लावन बल। क्या होता है उत्प्लावन बल? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव, ये हो गया हमारा चौथा। पांचवा गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये आपका हो जाता है ये है आपका पांचवा Gm1 m2 प्रति r² हो जाता है। अगला आता है हमारा उसके बाद सही जोड़ियां बी वाली, जे वाला दूसरा वाली है। तो देखो दूसरा वाली में क्या लिखा है कि दाब क्या होता है? आपकी अदिश राशि होती है। दाब कैसी होती है? अदिश राशि होती है। तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा लिखा है हमारा क्या यहाँ पर? तो दूसरा हमारा लिखा है पास्कल। पास्कल क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दूसरा हो गया ग्रहों के संबंधी नियम किसने दिए थे? तीसरा है भार। तो भार का क्या है? भार को हम कहते हैं सदिश राशि। तो भार हो गया हमारा तीसरा सदिश राशि। और ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे हमें? तो ये दिए थे हमारे केपलर साहब ने। तो ये हमारा हो गया चौथा। और प्लावन का सिद्धांत तो किसने दिया था भाई साहब? हमारे आर्किमिडीज ने दिया था। कहाँ है आर्किमिडीज? ये रहा हमारे आर्किमिडीज। ठीक है, ये हमारा पांचवा हो गया। न्यूटन यहाँ पर खाली है, किसी बॉक्स में है नहीं है यहाँ से ऑप्शन में, तो ये छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अगला आता है उसके बाद हमारा सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में क्या है हमारे? तो लिखा हुआ है कि विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। गलत है, अभी तो बताया था, सही ज्यादा हो जाता है। अगला है दूसरा प्रश्न की भार की दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। तो हाँ सही है। भार एक अदिश राशि है? नहीं, अदिश राशि नहीं है। अगला आता है चौथा हमारा क्या कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का त्वरण 0 होता है। तो गिरते हुए का नहीं होता है, अगर वो खड़ा है तब जब 0 आएगा। उसके बाद पांचवा आता है कि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है। तो नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न आता है कि भार का SI मात्रक किलोग्राम होता है? नहीं होता है। फिर आपका सातवां प्रश्न आता है कि भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो हाँ ये सही है आपका। ठीक है। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न आता है यहाँ पर क्या कि किसी ठोस पर द्रव द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल की दिशा ठोस की गति के विपरीत होती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नवा कि दाब एक अदिश राशि है। तो दाब एक अदिश राशि है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर 10वां कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो हाँ करता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? एक वाक्य में उत्तर मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कहाँ से? चैप्टर 6 से लेकर और 10 चैप्टर तक हमने पूरे कवर कर लिए जो मैंने आपको बताया था। अब हम 10 से मतलब कि 11 चैप्टर से लेके 15 तक आपको एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो सारे आपके जो मल्टीपल जो क्वेश्चन हैं आपके वो सारे कवर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना, और कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर
शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।